अस्सलाम वालेकुम। आपकी होस्ट डॉक्टर ज़रका नसीम गालिब हाजिर है हमेशा की तरह। आज हम अदबी नगीनों के खूबसूरत जुगनू लेकर हाजिर हुए हैं, अदबी बच्चे। आज हम सब अपने अपने माँ बाप पर बात करेंगे। हमारी ज़ात क्या है, हमने इसको नहीं लेकर आए। हम अपने पेरेंट्स की बात करेंगे कि हमारे माँ बाप ने अदब में क्या काम किया था। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है हमारे अदब का बहुत प्यारा नाम असलम कमाल साहब, उनकी दुख्तर उज़्मा कमाल। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है सुल्ताना भट्ट, हमारी बहुत सीनियर शायरा थी, उनकी दुख्तर जवाहिर भट्ट। और उनके साथ हमारे अदब के सीनियर शायर फ़रासत बुखारी, उनके फ़र्जंद ज़ीशान बुखारी साहब। हम बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। थोड़ा सा आपको अपने बारे में बताती चलूँ। मैं भी इल्मी अदबी घराने की बेटी और मेरे फादर भी शायर थे। अनफॉर्चुनेटली उनका इंतकाल बड़ी कम उम्र में 33 बरस की उम्र में हो गया और वो अपना जो काम कर रहे थे वो अधूरा छोड़कर दुनिया से रुखसत हो गए। मेरा अदब में आने का मकसद अपनी ज़ात को लाना नहीं था, अपने बाप को ज़िंदा रखना था। मैं इफ्तिखार राजा की बेटी हूँ। इफ्तिखार राजा वही जो शायर थे, सुनार का काम करते थे और वो आप सबकी बड़ी अदब की खूबसूरत शख्सियत थे, पहचान थे। अब हम लोग बातें करना शुरू करेंगे, आप लोगों को बताएंगे कि हमारे माँ बाप ने क्या क्या काम कैसे कैसे शुरू किया। जी उज़्मा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक है। ठीक हूँ, आप कैसी हैं? जवाहिर आप कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम ज़रका जी, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। ज़ीशान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं ज़ीशान भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। अब उज़्मा जी पहले आप बताइए कि आप असलम कमाल साहब के लिए आपको अपने बाप की जगह पे आना और उनके नाम को लेके आगे चलना कैसा लग रहा है, कैसा महसूस कर रही हैं? थैंक यू सर का, आपने आज ये मौका जो है, ये अपॉर्चुनिटी हमारे लिए क्रिएट की, हमारे वालिदैन के लिए क्रिएट की कि हम उनकी याद को ताज़ा कर सकें। मेरी फीलिंग्स बड़ी मिक्स सी हैं क्योंकि मैंने कभी अब्बू की ज़िंदगी में ये सोचा नहीं था कि इनके बाद मैं इनकी रिप्रेजेंटेशन करूँगी। और मैं अक्सर बहुत जज्बाती हो जाती हूँ और मेरे लिए बात करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उनकी जगह तो मैं कभी भी नहीं ले सकती, लेकिन एक कोशिश है कि जो उनके जाने की वजह से एक खला पैदा हुआ, वो उनके दोस्तों को, उनके हल्के को उस तरह महसूस ना हो। और जिस तरह लोगों ने मुझे वेलकम किया, क्योंकि मैं असलम कमाल साहब की हयात में शायद इतनी एक्टिव नहीं थी उनके कामों में। मैं खुद वर्किंग हूँ और हमेशा से वर्किंग थी, तो मेरे पास वक्त की एक किल्लत होती थी। तो अब्बू के साथ जब मुलाकात होती थी तो वो मुझे बताते तो थे, क्योंकि वो खुद बहुत एक्टिव थे अपने हल्का अहबाब में, सोशलाइज बहुत करते थे। फिर उनकी अपने फ़न से रिलेटेड बहुत सी एक्टिविटीज़ होती थी तो वो जिक्र करते थे, लेकिन मुझे बेहद कम मौका मिला कि मैं उनके साथ उन जगहों पे जा सकूं। तो अब जब वो दुनिया में नहीं रहे तो जब मैं जाती हूँ तो मुझे जो इज़्ज़त मिलती है और जिस तरह लोग मुझे प्यार करते हैं, जिस तरह उनके नाम पे फ़ौरन से मुझे अप्रिशिएट करते हैं, मेरे आने को अप्रिशिएट करते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और मुझे लगता है कि अब्बू के जाने के बाद जो एक अल्लाह की तरफ से कमी आई, उनकी कमी तो है, कोई चीज़ भी पूरी नहीं कर सकती, लेकिन बहुत से मुझे नए रिश्ते मिल गए। दुख में आपके साथ होता है ना, और जो आपके दुख को फील कर सकता है, असल रिश्ता आपका वही है। आपका हकीकी कोई बहन भाई अगर आपके गम में उस चीज़ को महसूस ही नहीं कर पा रहा तो उस हकीकी रिश्ते का कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन कोई मुंह बोला अगर उस दर्द को समझ पा रहा है तो शायद वो आपका सबसे बड़ा रिश्ता है। तो मैंने जवाहर को और ज़ीशान भाई को हम चारों ही अदब की माँ बाप चारों ही, और आप भी खास तौर पे जिस तरह मुझे मिली और जिस तरह आपकी मोहब्बत थी, जिस तरह आपने वार्मली वेलकम किया, फिर ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट की कि हम इकट्ठे बैठे, तो मुझे बड़ी खुशी भी है। और वो जो दुख है अल्लाह की तरफ से आया, वो अल्लाह की रज़ा थी, उस पर हमें राज़ी हो जाना चाहिए। क्योंकि शोक का भी 3 ही दिन बोले हुए, तो कमी हमेशा रहेगी, लेकिन ये मौके जो बनते हैं इस पे मुझे आके अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया उज़्मा जी। साथियों, आपको ये बता दूं, हम लोग क्यों अपने आप को लेकर आगे आ रहे हैं। हम अपने लिए नहीं आ रहे, हम अपने माँ बाप के लिए आ रहे हैं। कि जब कोई दुनिया से चला जाता है ना तो बहुत बहुत बड़ी हस्तियों को भी लोग फरामोश कर देते हैं। मेरे फादर ने भी दुनिया में बहुत काम किया अदब पर, शोबिस में बहुत काम किया लोगों के लिए। उनके अपने मैगज़ीन आते थे, अपने रिसाले छपते थे। आजकल दोस्ती फिल्मकार, हम बोलेगा तो बोलोगे कि
बोलता है। मार रोड पर उनका अपना ऑफिस था। जब आप यहाँ से चले जाते हैं ना, तो फिर वो आप पर ना ज़माने की जो धूल है ना, बड़े आराम से पड़ना शुरू हो जाती है आपकी शख्सियत पर। और मैंने उनको बका में लाने के लिए अपने आप को अदब की दुनिया में लाई। मैं अदब की बेटी का जो मुझे खिताब मिला आने के बाद, जो सीनियर शोरा कराम में सब जानते थे मेरे फादर को, उन्होंने मुझे बड़े हंसकर कबूल किया। मैं इन सब का बड़ा शुक्रिया अदा करती हूँ कि इफ्तिखार राजा की दुख्तर को उन्होंने अदब की बेटी का खिताब दिया, जिसमें नज़र भिंडर बाबा और इकबाल साजिद साहब बाबा वो मौजूद हैं। और मैं आपको ये बताती चलूँ असलम कमाल साहब की वसी कल्ब नज़र की बात कि पाकिस्तान राइटर्स गिल्ड में एक तकरीब हो रही थी, नज़र भिंडर साहब ही उसको कर रहे थे, और उन्होंने असलम कमाल के एजाज़ में ही तकरीब रखी। उन्होंने उसकी सदारत मुझ बंदी खुदा को अता की दी। उसके लिए वो उनसे पूछने के लिए गए कि असलम साहब, मैं आपके प्रोग्राम की सदारत एक बच्ची को दे रहा हूँ, तो क्या आपको वो कबूल है? असलम कमाल साहब ने कहा, मुझे उसका नाम बताइए। जब मेरा नाम उनके पास गया तो उन्होंने कहा, वो बच्ची देखने में बच्ची ज़रूर है, मगर वो खुद में एक अंजुमन है। वो खुद अपने बाप के काम को कैसे आगे लेकर आ रही है और अदब की बेपनाह खिदमत कर रही है। मुझे उसकी सदारत कबूल है। आप यकीन करें, ये उनके लफ्ज़ और ये नज़र भिंडर बाबा की इतनी मोहब्बत कि मेरी आंखें नम हो गई कि हम लोगों को अभी भी सराहा जा रहा है। हमारे बाप दुनिया से रुखसत बेशक हो गए, लेकिन वो अपने कामों से आज भी हयात है। मैं असलम कमाल साहब की इस बात को कभी फरामोश नहीं कर सकती कि इतनी बड़ी जगह पर आकर भी उन्होंने मेरी सदारत को कबूल किया और वो प्रोग्राम बहुत कामयाब हुआ। मैं चलती हूँ अपनी बहुत प्यारी शायरा सुल्ताना भट्ट की तरफ। उनकी जो दुख्तर है जवाहिर भट्ट, मैं उनकी तरफ चलती हूँ। जवाहिर, आपकी क्या फीलिंग्स है अपनी मदर को लेकर? आप कैसे सोचा था कि हमें अपने माँ बाप को प्रेजेंट करना पड़ेगा? सबसे पहले तो मैं जिस तरीके से हमेशा बोलती हूँ, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, आप हैं, ज़रका जी, उस्मा जी हैं, ज़िशान भाई हैं, सबको मेरी मम्मा मुनव्वर सुल्ताना भट्ट की तरफ से मेरा अस्सलाम वालेकुम। और जब मैं मम्मा के बारे में अगर बात करूं कि क्या मैंने सोचा था, तो पहली बात तो ये है कि मैं सोच ही नहीं सकती थी कि वो दुनिया में नहीं रहेंगी, क्योंकि मैं सिंगल पेरेंट फैमिली से आती हूँ। और जब मेरी मम्मा की बात आती है, वो आई थिंक उनके अहबाब करें या कहीं पर भी उनका जिक्र चले, उनकी स्ट्रगल ज़रूर काउंट होती है, हर जगह उसका एक मेंशन ज़रूर हवाला आता है। क्योंकि मेरे बाबा के साथ इख्तलाफात के बाद में मेरी कस्टडी के लिए मेरी माँ ने, मैंने अपनी माँ को जेन्युइनली मर्दानावार दुनिया से जंग करते हुए देखा। और ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सी बात है कि मेरे फादर के साथ मेरी अम्मी इस वक्त हयात नहीं है। पाकिस्तान की कोर्ट कचहरियों के निज़ाम इतने ख़राब हैं कि वो सिलसिला अब तक मैं भी कंटिन्यू कर रही हूँ कि वो चीज़ भी, तो मेरी एक तरह से दो तरह की कह लें कि जंगें चलती हैं। हाँ। एक मुझे अपनी ज़िंदगी में जो फेस करना पड़ रहा है, और दूसरा वो जो कि मैं कोर्ट कचहरी रोज़ एक सिलसिला जो चलता है। मगर मैं जो मम्मा के अदबी दोस्त हैं उनकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये मुझे मौका मिलता है। मैं पर्सनली रिलीफ फील करती हूँ कि जब भी मैं मम्मा का कलाम पढ़ती हूँ, उनको रिप्रेजेंट करती हूँ, तो मुझे लगता है कि वो अभी मेरे साथ मौजूद है। मुझे हमेशा लगता है कि आई जेन्युइनली बिलीव कि ये एक फिजिकल जुदाई है, फिजिकल डिस्टेंस है, जिस्मानी डिस्टेंस है, वो अभी भी यहाँ मौजूद है। वो असलम कमाल साहब हैं, वो मुनव्वर सुल्ताना भट्ट हैं, या वो फरासत बुखारी हैं, वो यही मौजूद हैं और वो देख रहे हैं। और उनकी जो रूहें हैं वो कहीं ना कहीं हम पे बहुत फख्र कर रही हैं कि ज़्यादा नहीं कर पा रहे होंगे, कम कर रहे होंगे, या जितना भी कर रहे हैं, हमारे बच्चों ने हमें याद रखा है, वो अपनी कोशिश कर रहे हैं। तो आई थिंक वो जो लॉयल्टी हमारे माँ बाप ने, कहीं ना कहीं वो हमारे साथ इतने लॉयल थे, तो हम में भी वो चीज़ आई है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उनके साथ उस तरह से लॉयल रह पाएँ। मम्मा का थोड़ा सा जिक्र करूँगी, अगर वैसे तो मैं समेट नहीं पाऊंगी इस इंटरव्यू में, थैंक यू सो मच आपने जो अपॉर्चुनिटी दी है। तो मम्मा का पोइट्री में ही इनका इतना माशाल्लाह से सफ़र रहा है कि आप देख लें, उन्होंने ज़िंदगी के दुखों में आई थिंक उनके जो दो सुख थे, एक मैं थी, हाँ, एक उनकी शायरी थी। एक उनका काम था जिसने उनको जिंदा रखा, उनको एनर्जी मिलती थी। मुझे याद है मेरे सबसे बड़े मामू वाजिद अली भट्ट का मर्डर हुआ था, चिन्योट की जानी मानी हस्तियों में से थे। मैं तब गालबन 9 साल की होंगी, मेरी अम्मा चिन्योट जाया करती थी और वो कातलों का भी शहर था।
और वहाँ जाके उन्होंने वो भी जंग लड़नी, और हाँ। कोर्ट कचहरी में मेरे बाबा के साथ हर वक्त एक खौफ के बच्ची को लेना जाए, उनकी कुल कायनात इकलौती बेटी में, वो भी जंग लड़नी, फाइनेंसेस भी मैनेज करने। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसके बावजूद मेरी अम्मा ने मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है कि मैंने NCA से फिल्म एंड टीवी में ग्रेजुएशन भी की, मैं US से भी पढ़ने गई। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले काफ़ी सालों से अपना अच्छा एक मुकाम एज एन आर्ट डायरेक्टर बना चुकी हूँ। आई एम लाइक वर्किंग इन द फील्ड एज वेल। इब्रारुल हक, महविश याद, ऐसे बड़े बड़े नामों के साथ काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो आई थिंक इस सब का क्रेडिट अगर किसी एक शख्स को जाता है वो मेरी माँ है, वो मुनव्वर सुल्ताना है। और मुझे बड़ा फख्र होता है बोलते हुए कि मैं बिनते मुनव्वर हूँ। मुझे बहुत फख्र होता है इस बात को। मम्मा की अपनी आइडेंटिटी भी ये है कि उन्होंने आर्मी से उनका ताल्लुक था, वो एक्स कैप्टन थी, वो भी ड्यू टू दैट शादी उन्होंने अर्ली रिटायरमेंट ली। लेकिन बाद में उन्होंने शायरी में खुद को माशाल्लाह से इस तरह से डाला, 9-10 तो इनके इंडिया के चक्कर हैं। उन्होंने VP सिंह की सदारत में पढ़ा, शबाना आजमी के फादर कैफी आजमी साहब की सदारत में पढ़ा, उन्होंने अप्रिशिएट किया। बल्कि मम्मा बताती हैं कि वाराणसी के हर साल, वाराणसी बनारस जो है सबसे बड़ा इंडो पाक का मुशायरा जहाँ पे 2-2.5 लाख का मजमा होता है, मम्मा हमेशा इनवाइटेड होती थी। और उनके कलाम से सुबह के 4 बजे तक 2.5 लाख का मजमा बैठा रहे, और उनके कलाम से उस चीज़ का इख्तिताम होता था। और ऐसे भी उनके कुछ फैंस थे कि मम्मा बाद में वो अपना शेर पढ़ती थी, वो साथ पहले पढ़ते थे। तो ये अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से ये इज्जत मिलती है। और वो जो लेगेसी छोड़ के गई है उसका मुझे नहीं लगता मैं 1% भी उस चीज़ को कंटिन्यू उस तरह से कर पाऊंगी, उस तरह से तो बिल्कुल नहीं। लेकिन मेरी भरपूर कोशिश होगी कि मैं जितना कर सकती हूँ उनके लिए, उनकी याद को, उनके कलाम को, उसको जिंदा रखूं, क्योंकि उन्होंने मुझे जिंदा रखा है। तो ये मेरा फर्ज है, ये हम कोई मुझे लगता है एहसान नहीं करते, हम अपना फर्ज पूरा करते हैं। नहीं ज़वाहिर, आप बहुत अच्छा माशाल्लाह कर रही हैं। और मैं आपको मुनव्वर सुल्ताना भट्ट साहिबा की साथ अपनी पहली मुलाकात शेयर करूंगी। लाहौर प्रेस क्लब में मेरी पहली मुलाकात उनके साथ हुई। खुशकिस्मती से मेरी बिल्कुल सीट उनके साथ थी, क्योंकि मेरे कदम नए नए थे अदब की दुनिया में, प्रैक्टिकल आने में। लिख तो बचपन से ही रही थी। मुझे वो मिली तो मुझे कहती हैं, ज़रका आप अभी बहुत छोटे हो, आपके बड़े नशीब फराज आएंगे। एक तो अपना वज़न कम रखना, सेकंड किसी की बातों में नहीं आपने आना, और आप अपने काम को जिस तरह लेके निकली हैं आपने करते जाना। वो मेरे फादर को जानती थी, क्योंकि उनका भी कलाम उसी किताब में छपा था जिस किताब में मेरे फादर का सोच रुत किताब ये छपी 1984 में। अब जो अदब के पुराने लोग हैं वो सब मेरे फादर को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, जैसे असलम कमाल साहब हैं, और मुनव्वर सुल्ताना भट्ट साहिबा हैं, फरासत अंकल हैं, फरासत बुखारी हैं। ये तो आज की दुनिया में अभी हयात थे, अल्लाह इनको करवट करवट जन्नत दे, तो उनके नाम को लोगों को मालूम है। लेकिन जो पुराने लोग थे जैसे अहमद नदीम कासमी हो गए, और ये क्या कहते हैं अशफाक अहमद हो गए, बानो कुदसी और बार राही, एतबार साजिद, उस सबके कलाम भी उस किताब में छपे। और मेरे फादर इफ्तिखार राजा का भी कलाम उस पर छपा। लेकिन वही बात कि उनका तो इंतकाल ही उसी साल एडमर हो गया, 11 दिसंबर 1984 में मेरे फादर इस दुनिया से चले गए, कि मैंने भी अपने फादर को ना देखा और ना मेरी उनके साथ कोई तस्वीर हुई। तो जब किसी शायर के जो हयात थे अब तक उनका जब जिक्र होता है, तो मैं कहती हूँ मैं भी अपने बाप के नाम को कभी मरने नहीं दूँगी, जिन्होंने अपनी 33 साल ज़िंदगी में बहुत काम किया, बहुत ज़्यादा मेहनत की, और उनका काम अब रायगा नहीं जाएगा। उनकी किताब आ रही है इफ्तिखार इस्लाम के नाम से। इफ्तिखार मेरे वालिद का नाम है और इस्लाम मेरे दादा का। तो मेरे दादा भी शायर थे, राइटर थे, मैंने उनके नाम के साथ कि इफ्तिखार इस्लाम के नाम से किताब आ रही है। मुझे मुनव्वर सुल्ताना की भी बातें और इनकी एडवाइस बहुत अच्छी लगी। इन्होंने कहा, मैं जानती हूँ इफ्तिखार साहब को, आपने चलते जाना है, उनका तो इंतकाल हो गया, ला जन्नत दे, आपने साबित कदम रहना है, अपने आप को गिराना नहीं है। हम चलते हैं अपने उस भाई की तरफ। आज अदबी बच्चों के जो हम 3 बहनों के जो भाई हैं, फरासत बुखारी के जो फर्जंद ज़ीशान बुखारी साहब, ज़ीशान भाई आपके क्या तासुरात हैं, ज़रा बताइए। और फिर जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी अच्छी बातें अभी की उस्मा जी ने, आपने, ज़वाहिर ने। मैंने जो मेरा जो इस फील्ड में आना, ये गॉड अल्लाह की तरफ से है। सेल्फ मेड होते हैं कुछ लोग, हाँ। मैं गॉड पे एक हूँ, ठीक है। 2022 में मैं कुछ जिक्र करूँगा। 2022 में डैडी फर्स्ट टाइम कार्डियोलॉजी में एडमिट थे, और वहाँ पे हम सब थे,
और मुझे उन्होंने पास जो से बुलाया, मुझे कहा मेरा एक काम करेगा, मैं कहा जी बोले। कि ये आसिफ बुखारी साहब की वालदा की बरसी है, ए तो मेरे नो उन्होंने जाके देनी एक फ्रेम और वो शायरी माँ के ऊपर। अब ये वो चीज़ थी जो मैंने देखी कि बीमारी की हालत में भी उन्हें अपनों का ख्याल, मोहब्बत, ये चीज़ बहुत कम लोगों में। और वहाँ पे ही उन्हीं के कोलीग थे कोई अदबी, उनका भी स्टंट पड़े थे और वो वहाँ पे उनकी खबरगिरी के लिए चले गए। उन्होंने माना नहीं, एक्सेप्ट नहीं किया। और जो ये ज़िंदगी है ये आर्जी है और इंसान के 4 जो है वो स्टेजेस मैंने इस चीज़ में सेस किया, वो ज़िंदगी में ही डैडी ने समझाए थे कि मरना नहीं है इसलिए। और यही बात की कि वो किसी न किसी रंग में हमारे सामने है। अब उनका काम माशाल्लाह, अब जिस तरह मुझे आज मैं तस्वीर देखता हूँ ना, अंकल असलम ने यूं करके झंडी एक पकड़ी और साथ डैडी खड़े, तो वो मुझे वो टाइम याद आ जाता है कि उनकी सोच क्या थी उस टाइम, कि वो अकेले खड़े हैं और ये बता रहे हैं कि जी हम किसके साथ हैं, और उनके साथ देने के लिए उनके कबूतर बा कबूतर, बाज बा बाज, इसी तरह हम लोग एक दूसरे के साथ ये खड़े रहेंगे। जो मैंने सीखा वो यही था कि डैडी ने रिस्पेक्ट, लव, ऑनर और सिखाई है। और यही चीज़ें अल्लाह ताला ने जो कही कि एक हकूक अल्लाह है, एक हकूक आबाद है, ये 2 ही चीज़ें हैं जो हमें ज़िंदा रख सकती हैं। अब हम हकूक अल्लाह में तो खैर उसमें तो माफ़ी मिल जाती है ना, हकूक आबाद में माफ़ी नहीं है। और बस यही कहूँगा कि ये मोहब्बत और ये इज़्ज़त एहतराम करना वहीं से सीखा। और डैडी की एक मैं सुनाना चाहूँगा आंखों के ऊपर। जी जी। कि तेरे दीद की मारी आंखें, तरस गई हमारी आंखें, इन आंखों को गौर से देखो, कब है ये बाजारी आंखें, अब क्यों आँख चुराते हो लाकर हमसे यारी आंखें, मेरी आंखों में है जाना तेरी प्यारी प्यारी आंखें, हमने तब तब लुत्फ उठाया उसने जब जब मारी आंखें। यानी इस तरह की शायरी जिसमें मोहब्बत ही मोहब्बत नजर आ रही है और अपना किरदार आ रहा है कि जी हमारी आंखें जो है आप गौर से देखिए, ये बाजारी नहीं है, मतलब कि इंसानियत, सिंसेरिटी कह रहे हैं आप इसे, यही चीज़ें थी। और मेरा आना तो एक्सीडेंटली कह रहे हैं या अल्लाह ताला की तरफ से, वो जो इंटरव्यू चुना हुआ था चंद दिन पहले जो अंकल ने मेरे साथ किया। साथियों, मैं ना अदबी हीरे के नाम से एक मेरा एल्बम आ रहा है, वॉल्यूम 1 अभी आ जाएगा। वो 5 एल्बम्स पर मुश्तमिल है, जिसमें सीनियर शोरा को मैंने जिक्र किया, उनके नाम बायोग्राफी है, उसमें हम तमाम के पेरेंट्स मौजूद हैं। उसी का इंटरव्यू ले रही थी कि मैं अंकल का पूछ रही थी, तो उसी में मैंने अंकल से पूछा कि क्या आपकी औलाद में भी कोई है, तो अंकल ने कहा, मैं उनकी बेटी बनी हुई थी फरासत बुखारी की, तो उन्होंने कहा बेटा अभी तक तो कोई नहीं, मुलाय तक तो कोई नहीं, लेकिन कोई ना कोई होएगा, उठेगा, ये उठेगा। और वो मौजूद है रिकॉर्डिंग भी जिशान भाई के पास भी और मेरे पास भी, कि वो बात जो उन्होंने चंद दिन पहले की है, वो देखे चंद दिन के बाद तो 31 दिसंबर को उनका इंतकाल हो गया, और ये शायद 22-23 तारीख की थी। ये मैं कुछ चीज़ें शेयर करना चाहूँगा जो हमारे आने वाली ज़िंदगी में भी काम आए। बिल्कुल जी, ये हमारी एक तारीख रखनी हो रही है। 50वीं सालगिरह उनकी थी 4 नवंबर को, जिस डेट को हमने अदबी बैठक कर वो किया। जी जी। 4 नवंबर की मेरी दुआ थी मेरी वालदा की 2018 में, जो गुर्दे थे वो फेल हो चुके थे जी, और मैं पूरी रात नहीं सोया और इस बात का किसी को नहीं पता। मैं रोया, वो सुबह उठ के अम्मी ख्वाब सुना रही है मुझे कि मैं ख्वाब देखे, मैं कहा जी की ख्वाब देखे, कहते तूफान आए ते मैं एकदम तू आना है, तो मैं तन कहनी मैंने तो कट, तो अम्मी का हाथ पकड़ के इन शॉर्ट पीछे अम्मी अब्बू का हाथ पकड़ के मैं उन्हें निकाल लेता हूँ। मतलब वो ख्वाब में मैंने असेस कर लिया कि 50वीं सालगिरह तक इन्हें कुछ नहीं होगा, और यकीन करें उस दौरान डैडी को 3 अटैक हुए, लेकिन मैं मुतमईन था। लेकिन ये इस दफा जो हुआ ना, ये 4 नवंबर के बाद मैं मुतमईन नहीं था। और मैं जिस तरह एक होता ना कि अल्लाह ताला ने बेचैनी थी, 4 दिन पहले 26 को उनकी मुंह से निकलनी बातें हम सबको इकट्ठा करना और कहना, और मैं उसी जगह बैठा हूँ
और उन दिनों अंकल वीडियो कॉल्स भी बहुत कर रहे थे मुझे और हर बात बताई जा रही थी, मैं भी डर रही थी। 18 अक्टूबर को मैं कब्रिस्तान गया और उस जगह पे बैठ के मैंने उन्हें तस्वीर सेंड की और वही जगह उनकी आखिरी आराम का बनी। मतलब कि हम ऐसी जिंदगी गुजारे, शादी पर जा रहे थे तब भी तैयार हो गए तो तस्वीर दिखा रहे हैं मुझे, देखो मैं बेटा जा रहा हूँ, मुझे तो वो बातें भूल ही नहीं रही, बिल्कुल ऐसे हम लोग नहीं जिंदगी में ख्याल। अभी आपने जब असलम कमाल साहब का भी जिक्र किया ना कि उन्होंने वो झंडा पकड़ा होता, उन्होंने वो एक ना कश्मीर के ऊपर वो प्रोग्राम हमारे इदारा ज़रका पब्लिकेशन के ऑफिस में भी मैंने रखा, वो इतने खुश हुए इस बात पर कि ज़रका मुझे बड़ी खुशी होती है कि आप ना अदब का इस तरह काम कर रही हैं और अपने बाप के नाम को ज़िंदा किए हैं। इसी तरह से मुनव्वर सुल्ताना भट्ट साहबा ने हमेशा मुझे कहना, मैंने कहना आप मुझे दुआ दे दें, कहते हैं बच्चे आपकी दुआ ही दुआ है कि आप जिस तरह काम करिए बस साबित कदम रहना, लोगों की बातों से खफा मत हो जाना। आपको कोई याद हो कि आपके फादर ने कोई ऐसी बात की हो कि जो आपके लिए ज़िंदगी में काफ़ी बातें होंगी लेकिन जिसका जिक्र करना आपके लिए ज़रूरी हो, क्योंकि आज का जो हमारा प्रोग्राम है साथियों ये बड़ा तारीख़ी प्रोग्राम हो जाना है, इसमें ये तारीख में आ जाना कि अदब के नगीनों का, हम अदबी बच्चे हैं, अपने माँ बाप के लिए हैं अदब में। ज़रका जी यहाँ मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँ, जैसे तो बहसीत वालिद ज़ाहिर बात है तो हाँ। उनको वैसे ही आइडियलाइज़ करती थी। जी जी मैंने इसका जिक्र पहले भी किया है कि मेरी घर से जो एक इंस्पिरेशन होती है ना, और वैसे मैं समझती हूँ कि जो बेटी होती है ना उसके लिए बाप उसकी पहली मोहब्बत होता है। पहली मोहब्बत, और वो जो एक वो आइडियलिज्म में जाती है क्योंकि वो पहला रिश्ता वो देखती है ना, और उसके नज़दीक एक डेफिनेशन जो एक मर्द की डिफाइन होती है वो उसके फादर की शक्ल में होती है। तो वो एक इंस्पिरेशन तो अब्बू से मुझे हमेशा से ही थी। मतलब मैं उनको कहती थी कि मुझे आपसे मोहब्बत के साथ अकीदत भी है। तो मैं ये बात मतलब उनकी मेरी ज़्यादा बहुत बॉन्डिंग भी बहुत थी। और फिर जब मेरी वालदा का 2008 में इंतकाल हो गया उसके बाद वो मेरे बहुत करीब हो गए, क्योंकि वो भी एक उनको एक कमी आ गई और वहाँ से फिर मुझे माँ की कमी थी। तो वो कोशिश करते थे कि ज़रा मेरे साथ ज़्यादा उनकी अटैचमेंट थी। फिर दूसरी शादी हुई उनकी, उस हवाले से तो हमारी काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग और दोस्ती हो गई एक टाइम पे आगे। तो जो बात वो अभी जैसे इन्होंने भी की, मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था जब बल्कि उनका इंतकाल हुआ तो मैं सोचती थी कि आज क्या सब कुछ ख़त्म हो गया, यानी इतना बड़ा आर्टिस्ट, चंद दिन खबरें लगेंगी और मुझे कोई तराशे आते थे न्यूज़ में से कोई अखबारों के जिसमें लिखा होता था कि सुपुर्दे खाक हो गए, खाल के हकीकी से जा मिले। तो मैं रातों को खोल के वो देख देख के पढ़ पढ़ के रोती रहती थी और मैं कहती थी कि 85 साल ज़िंदगी जो उन्होंने वक्फ की क्या ये ख़त्म हो गई है, क्या ये ख़त्म हो गई है। अच्छा यहाँ मैं नाम लेना चाहूँगी नज़ाकत भट्टी साहब का, जो PR की दुनिया के बहुत उनका नाम है। इसके अलावा पोइट भी थे, वो कॉथर भी थे। वो हमारे अंकलिनी अब्बू के वो 50 साल से दोस्त थे। हाँ, तो वो मतलब बचपन हमारा उनके हाथों में हम बड़े हुए और इस तरह से। तो जिस दिन अब्बू की डेथ पे आए तो मैं नेचुरली उनसे उठ के मिली, तो मुझे गले लगाया उन्होंने, कोई रोना धोना जो होता है, और साथ ही उन्होंने मेरे कान में कुछ कहा कि मैंने तुम्हारे लिए एक पेपर दिया है वलीद को। वलीद मेरा छोटा भाई है। अच्छा, वो तदफीन से आके वो मेरे भाई ने मुझे पेपर पकड़ाया तो मैं उस वक्त आवाज़ बाख्ता सी थी, वो पेपर मैंने अपनी बेटी को पकड़ा दिया। अच्छा, वो 2 दिन गुजर गए, अफसोस करने आने वालों का सारा था सिलसिला। तो वो मेरी बेटी ने, मामा वो आपने पेपर रखवाया था वो देख ले। वो मैंने देखा तो उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था अंकल की राइटिंग में, जो मुझे थोड़ा समझ आ रहा था, थोड़ा नहीं आ रहा था। इसी में उसमें थी कि मैं अंकल से बात करूं तो उनका खुद ही मुझे फ़ोन आ गया। तो उन्होंने कहा बेटा बस अब आप पे ना बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है, मैं कुछ आपसे शेयर करना चाहता हूँ, मैं घर आऊँगा आपके पास। चंद दिन गुजरे तो अंकल घर आए। उन्होंने मुझे कहा जी कि 6 माह पहले कमाल साहब ने मुझे बड़ा इसरार करके घर बुलाया, फ़ोन किया कि आए मिलने। तो कहते मैं नहीं आ सका। उसके बाद दोबारा उन्होंने कहा जी मैं बुला रहा हूँ, मुझे कुछ बात करनी है। तो कहते मैं आया और मुझे बिठा के कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, मेरे बाद मुझे लगता है मेरी बेटी मेरे नाम को जिंदा रखेगी, तो तुम उसकी मदद करना। तो उन्होंने कहा कि उसकी मदद करना। तो अंकल कहते कि अच्छा, मैं ही सुन के मैं रोई जा रही थी और मुझे कहते बेटा ये उनकी वसीयत थी जो मैंने आज आपको बता दी। तो अंकल मेरी ज़िंदगी में तहरीक एक जो उठी ना, जी बिल्कुल ओके, मतलब ये अब्बू मुझसे एक्सपेक्ट करते थे, क्योंकि ज़िंदगी में भी अब्बू ना बहुत रिलाय मुझ पे करते थे, अपने डिसीजन, अपनी बहुत सी चीज़ें
मेरे साथ उन्होंने करनी, तो पता नहीं उनको ये यकीन था कि ये करेगी। तो मुझे तो ऐसे उस दिन से ना ज़रका में अपना गम तो हर वक्त ही रहता था, हाँ, लेकिन जैसे मैंने उस चीज़ को ना एक अपने सर से उतारा, मैंने कहा नहीं मुझे तो बहुत कुछ करना बहुत है कुछ करना है। यार, बिल्कुल। इतने बड़े आदमी को मैंने कैसे जिंदा फैल- रखना है और हाँ। मेरे अब्बू को मुझसे ये उम्मीद थी। आप समझे कि मुझे अपनी लाइफ के अंदर एक और पर्पस ऐड हो गया। जीने की और राह वो मिल गई हमें। और वो अंकल जो मेरे जिन्होंने ये वो मुझे ना बताते, हाँ, मुझे कैसे पता चलता, 4 दिन गुजर के 5 दिन 2-4 इजलास होते उसके बाद खत्म हो अल्लाह जाता। उनको भी अजर दे। अजर मैंने दे। भी- और वो 2 जनवरी को अब्बू का इंतकाल हुआ, 14 अप्रैल को अंकल फौत हो गए। ना लिल्लाह है वल्लाह। और वो उनकी मोहब्बत अब्बू देखिए, के उससे साथ पहले- ये थी जैसे जिशान भाई, अमानत दे के गए वो। अमानत वो मेरे साथ कंधे से करके- कंधा मिला के खड़े थे। मतलब मुझे तो नाम भी सारे नहीं पता थे, वो नंबर लेके दे रहे हैं। फिर उन्होंने मुझसे लेटर्स लिखवाए मुख्तलिफ लोगों को कि बेटा इनसे कहो कि ये बात करें वगैरह वगैरह, जो भी। वो चूँकि PR के आदमी थे, कुछ मैं कर पाती थी, कुछ मैं नहीं कर पाती थी। अच्छा, उनका वो अब्बू पे मैंने एक डॉक्यूमेंट्री का उनसे ख्वाहिश का इजहार किया। उन्होंने कहा एक्सीलेंट आइडिया बेटा, ये ज़रूर करना। उसकी सारी कोऑर्डिनेशन वो कर रहे थे। और जिस लम्हे उनकी तबीयत ख़राब हुई है, जिससे वो जाँबर नहीं हो सके, हॉस्पिटल गए, वेंटिलेटर, अगले दिन दुनिया से चले गए, उस वक्त भी वो अब्बू के स्क्रिप्ट पे काम कर रहे थे। जिस वक्त उनकी हालत ख़राब हुई है, और वो स्क्रिप्ट फिर मुझे आंटी ने और बच्चों ने दिया कि आखिरी काम भी कमाल साहब पे कर रहे थे। एक हम इंटरव्यू में गए, उन्होंने कहा जी आपके या तो वालिद थे, तो आपके साथ और इन पे कौन अच्छी बात कर सकता है। तो मैंने कहा जी नज़ाकत भट्टी साहब। तो वो आए और मेरे साथ उस प्रोग्राम में बैठे, और मैं शर्मिंदा हो रही थी कि बीइंग अ डॉटर शायद मुझे अपने वालिद का इतना नहीं पता था जितना अंकल का था। और अंकल के तवस्सुत से मुझे बहुत कुछ पता चला। तो मैं ये बताऊं ज़रका कि ये मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट थी ना, अल्लाह की तरफ कि से। वो चुना था अल्लाह ने मुझे कि, हम्म। और उसके लिए अल्लाह ने वसीला, और वो वसीला भी 3 माह जिंदा रहा। जिस दिन देखिए। अंकल फौत हुए, मैं उस दिन सबको ये कहती थी कि आज अब्बू वाकई फौत हो गए, क्योंकि अंकल की मुझे बहुत सहारा था। और लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी ज़रका। मैंने पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या करके ढूंढ के मैंने वो डॉक्यूमेंट्री अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गई है, एडिटिंग के आखिरी मराहिल में है। और 4 जनवरी को अब्बू की उसमें हम बरसी लोगों की के चीजें भी जरूर ऐड कीजिएगा। जी जी, जो जो इनपुट मुझे आई, हाँ, तस्वीरें आई मैंने और चीज़ें आई, हमारे ऑफिस मैं- की जो है ना वो प्रोग्राम मेरी- की कश्मीर वाली, जी मैंने वो अपने जरूर देखी, ऐड वो भी मैं कीजिएगा। ऐड करवा उसमें मैं डलवा दूंगी, बल्कि अच्छा किया आपने मुझे याद हाँ। करवा दिया। अच्छा, मैं आपको ये बताऊं कि मैं डॉक्यूमेंट्री शुरू करने से पहले जो है वो इतनी मैं परेशान थी कि मैं इस फील्ड से नहीं थी। मतलब मैं इनडायरेक्टली तो चीज़ों हाँ। को देखती थी, बट कि मैं कैसे होगा यार, मैं अब्बू को कैसे समेटूंगी 25-30 मिनट में। लेकिन मोज़े हुए ज़रका, मोज़े हुए। मुझे लोगों ने इतनी सपोर्ट किया इंटरव्यूज देने में, रिकॉर्डिंग्स करने कहते में। ना आसमान से फरिश्ते भी साथ और देने आ मैं जाते हैं। जिस टाइम अल्लाह मैं में हर शूट पे खुद गई हूँ, गाड़ी मैं ड्राइव करती थी, मेरे साथ वो टीम होती थी, मैं उसकी कोऑर्डिनेशन खुद करती थी, मैं ट्रैवल की हूँ लाहौर से बाहर भी खुद ही, सब मैंने खुद किया। हाँ, अल्लाह ने मेरी बेपनाह मदद की है उसके अंदर कि ऐसे ऐसे अल्लाह चीज़ें पाक हो गई। कामयाब करे हमें और इसी तरह। मुझे हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं उन्होंने मुझे कहा कि शायद ये कभी हुआ ही नहीं कि आज तक किसी आर्टिस्ट पे कोई डॉक्यूमेंट्री और उसकी बेटी ने बनाई हो जो काम आप कर रहे बस हो। ये तो मैंने ये सोचा नहीं था, मैंने सोचा नहीं था कि मैं हुआ। इसलिए कर रही हूँ। मैं ये सोचती थी कि नहीं, ये मेरा फ़र्ज़ है। फर्क वो उनकी पेंटिंग्स को कुछ हो गया, दीमक लग गई, कुछ हो गया, उनकी किताबें कम से कम ये डिजिटल हो जाएगा और यही तो तो ये दाग है याद जो रहेगा, है नजर आता ये रहेगा। अमर रहेगा। तो मैं बस ये मेरी हमारा भी आज की रिकॉर्डिंग करने का यही मकसद था एग्जैक्टली कि हम लोग भी ये तारीख रकम कर रहे हैं बिल्कुल। आज। तो वो सारा काम मैंने किया और अल्लाह ने मुझसे करवाया, और जो उसको करने के बाद मुझे सेटिस्फेक्शन, और मुझे मैं आपका मेरी बात लंबी हो रही है, आप इसमें से काट लीजिए नहीं जो बिल्कुल आपको नहीं लगे। काटेंगे, हमने नहीं अच्छा, काटेंगे। मैं बताऊँ आपको कि मुझे ख्वाब नहीं आते, और जो आते हैं वो मुझे याद नहीं रहते। तो अब्बू का भी जब इंतकाल हुआ तो मैं बहुत दुआ करती थी कि अल्लाह मुझे ख्वाब में नजर आए, ख्वाब जो में आते नजर होंगे आए। वो आपको जी, जो सच्चे मुझे आते- नहीं सच्चे पता नहीं, मतलब वो मैं क्लियर वो याद रह जाते हैं। कुछ ख्वाब जो याद रह जाते हैं, वो फिर मनवन याद रहते हैं, यानी पूरा पूरा। तो 7 दिन उनके इंतकाल को गुजरे थे तो मुझे ख्वाब में नजर आए। मैं बहुत खुश थी कि मैंने आज उन्हें ख्वाब में देखा, और मैंने उनको बड़ी अच्छी हालत में देखा। कहते हैं कि 35 से 40 साल की उम्र की अगर आपको वो नजर आए ना तो जन्नत
में सबकी उम्र अच्छी वो बिल्कुल, हाँ होगी, जी बिल्कुल। तो वो मुझे वो नजर आया जवान जो होंगे उनकी ना। टाइम वो सही था। है। अच्छा, फिर जब ये डॉक्यूमेंट्री का मेरे वाला पार्ट मुकम्मल हुआ ना, कि इसकी रिकॉर्डिंग्स वगैरह मैंने सब करवाई, तो मुतवातर ज़रका एक हफ्ता हर एक दिन छोड़ के एक दिन मेरे ख्वाब में आए, और मतलब वो जो अगर मानी मैं निकालूं तो जैसे वो खुश हैं, खुश है। जैसे मुझे लिपटा के प्यार कर रहे हैं, बेशक। जैसे वो मुझे कह रहे ए हैं बाबा "अच्छा, तुम-" यकीन कीजिए नाज़रीन के ये रिकॉर्डिंग हो रही है ना। अच्छा, मैं आपसे शेयर ये इसलिए कर रही हूँ कि ये सब सुनना चाहिए, बिल्कुल जी, मेरे बच्चे भी ये सुने, ये चीज़ कन्वर्ट होनी ये चाहिए। दूसरे बच्चों के लिए भी। देखिए, हमने सबने अपनी अपनी ज़िंदगी जी के चले जाना है। आज हम अपने माँ बाप को याद माँ-बाप करें, की- ये हमें कह रही है याद करें, दुनिया कर रही है क्योंकि वो कुछ ऐसा करके गए थे। कुछ ऐसा कर। अच्छा, आज जो हम कर रहे हैं आज। ये हमने किसी के लिए छोड़ना है। बेशक। ये मेरी बड़ी जाती बातें हैं, लेकिन मैं इसलिए बताना चाहती ये हूँ कि reality है। यस, कि आप पेरेंट्स की आज की जब रिकॉर्डिंग करते भी हैं, हमारी बड़ी तारीखी होनी है, अल्लाह बड़ी ताला- खूबसूरत होने वाली है। अल्लाह ताला आपसे, अल्लाह भी खुश होता है, आपके बिल्कुल। माँ बाप भी खुश होते हैं, अल्लाह उन्हें कब्र और- कब्र जन्नत अता Yes. करे, उन्हें आला मकाम तो अता हमें करे। अल्लाह ताला उनके लिए सदका जारी है। मेरी वाजा कहती थी बच्चों कभी किसी को ना अपना हवाला ना दो, आप क्या हो आपने अपने आप को बताना है। हमारी फैमिली बहुत माशाल्लाह फेमस लोगों के साथ भरी हुई है, बड़ी माशाल्लाह सेलिब्रिटीज़ अल्लाह ताला ने इस फैमिली में को अता की है कि मेरी फैमिली में डेथ बड़ी जल्दी हो जाती है। मैं यूएमटी में मिली अमजद इस्लाम अमजद साहब से। अमजद इस्लाम अमजद को जब मैं मिली तो मैंने अपना तारुफ करवाते हुए हल्का सा कह दिया, राजा की बेटी हूँ, इफ्तिखार राजा की। कहते कैंट वाले, और कहते ओहो बड़ा दिल में मेरे साथ एकदम। फिर उन्होंने जिक्र किया आज़म खुर्शीद, मैं कहा जी मामू हैं, कहते हैं हाँ ये दोनों कज़न थे, मैं जानता हूँ। फिर वो बड़ी बातें उनके साथ हुई। मेरी किताब आ रही थी शेरी मजमुआ, मैंने कहा जी कलाम ज़रका के बारे में मुझे विश दे दे, मैं विश लेती हूँ सबसे ना, तो आज आप लोगों से भी लूँगी। मैंने कहा मुझे ना विश दे दीजिए। मुझे जब वो विश देने लगी, मेरी किताब कलाम ज़रका में उनकी ये तहरीर मौजूद है। उनका पहली जो लाइन थी वो यहीं से शुरू होती है कि ज़रका उस वक़्त बहुत छोटी थी जब मैं इनके घर जाया करता था। ये अमजद इस्लाम अमजद के अल्फाज हैं, आप मेरी किताब में पढ़िएगा। मेरे फादर की डेथ पर पूरा पीटीवी से 2 बसें भर कर आई, और ये अमजद इस्लाम अमजद भी, मेरी नुसरत ठाकुर, ये सब लोग हमारे घर आए उनकी डेथ पर भी, और वैसे भी आते रहते थे ये सब लोग। तब जो बड़े लोग हैं, जो इस बहुत सीनियर लोग हैं, वो सब जानते हैं कि ज़रका किस घराने की बेटी है। इसी तरह से जैसे मनव्वर सुल्ताना बट की जो ज़वाहिर ने बातें की कि मेरी फैमिली का अब जो हम लोग अपने हवाले, अब तो हम लोग खुद हवाला बन चुके हैं, अब तो हम लोग खुद औलादे ही हैं। जो हम लोग जुगनू, जब अंधेरे होते हैं ना तो वो एक जुगनू ही काफ़ी होता है। हम अदबी नगीनों के वही जुगनू हैं जो उसी अंधेरे में रोशनी जला रहे हैं। जैसे फरासत अंकल थे कि वो अपना कलम और कैमरे से मशहूर थे। उनकी जब किताब मैं पब्लिश कर रही थी तो तैयार कर रही थी, मैं रोज़ाना मेरा चक्कर लगता, शदीद सर्दियों की रातें मैं डेली अंकल के पास जाती हूँ, पूरी रात अंकल के पास ही बैठी रहती थी, सुबह के वक्त मैं आती थी। जीशान भाई को इसकी अच्छी तरह से इल्म है। जीशान भाई आप कोई वाक़या बताइए ऐसा जो अंकल के हवाले से। और अच्छा, मैं वो चीज़ अभी सोच ही रहा था, अंकल असलम से जी जी एक मुलाकात, जी जी इधर एक एक मुलाकात, मुलाकात और वो मुलाकात ऐसी कि वो याद रहने वाली मुलाकात। कभी ना भूलने, शादी पे आए थे, मेरे unforgettable। ख्याल से शादी थी ये, मुराद भाई की हाँ, बेटी की थी शादी। उनकी बेटी की शादी थी, और डैडी वहाँ पे पहुँचे। हालांकि मैं उन्हें रोक रहा था, उसने कहते मैं अनन्या खा रहा हूँ, मुझे याद है उन्होंने सिर्फ मीठे चावल थोड़े से चिकन, तो मुझे फिर तारुफ करवाया अंकल असलम कवाल से, हाँ जी। और मैं गले मिल के उनके असलम कवाल साहब का मुझे याद है, जो मेरा नाम उन्होंने लिखा, जब मुझे भी इतना खूबसूरत मोर बनाया, और उस पर मैंने तस्वीर भेजी है आपको, वो भी ना जी जी जो उन्होंने मुझे भेजा, और उन्होंने मुझे पेन इस तरह मारते हुए कहा क्यूट बच्ची के लिए, ऐसे मेरे लिए ये किसी एजाज से कम चीज़ें नहीं। जैसे मुनव्वर सुल्ताना बट ने अपनी बेटी को तो उन्होंने छाँव करनी थी, मैं क्या लगती थी कि मैं साथ जाके बैठी, पहली मुलाकात है, और उन्होंने मुझे कहा ज़रका खुद को गिरने मत देना। ये छोटे लफ्ज़ नहीं थे, ये इन लोगों का साया भी मेरे सर पर आना किसी अल्लाह ताला के कहते ना कि नेमतों से कम नहीं था कि अगर फरासत का मुझे बेटी बना लेना, उनकी कोई बेटी नहीं है, तो उन्होंने मुझे बेटी बनाया, और अल्लाह ताला मुझे इस काबिल रखे कि मैं वो हक अदा करती रहूं। और ज़ीशान भाई अब आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां आई,
3 बहनें हैं। जरका जी यहाँ पे थोड़ा सा मैं टाइम आप लोगों को लेना बिल्कुल चाहूँगी। जी, बिस्मिल्लाह। जिसने हमारा जिम्मेदारी डाली है वो पूरी करवाएंगे। यहाँ पे उस्मा जी ने इतनी खूबसूरत तरीके से जो बात की तो मुझे भी एक वक्त वो याद आ बिल्कुल गया बताइए सारा कि कुछ जब हमारा। मैं आज हमारा है प्रोग्राम। बिल्कुल बिल्कुल NCA फिल्म एंड टीवी में मेरा थीसिस चल रहा था। हाँ तो मुझे याद है वो बड़ा एक मुश्किल मरहला होता है क्योंकि थीसिस NCA का थीसिस खासकर फिल्म एंड हाँ। टीवी का वो आसान चीज़ नहीं होती। इन्होंने डॉक्यूमेंट्री के हवाले से जिक्र किया और एक ये जो बात थी कि वाकई में अल्लाह मियाँ ने कुछ चीज़ें शायद लिखी होती हैं, हाँ इस तरह से होती हैं और काफ़ी लोग कभी कभी इस पर क्रिटिक भी करते हैं चीज़ें, लेकिन जो आर्टिस्ट होता है ना उसी को समझ आता है कि उसके साथ क्या हो रहा है, अल्लाह सुब्हाना ताला कैसे उससे क्या करवा रहा है। NCA में मैंने आई थिंक 2019 में अपना थीसिस किया था। उस वक्त मैं फिक्शन के ऊपर, क्योंकि मैं डॉक्यूमेंट्री में स्पेशलिस्ट ज़रा ज़्यादा मेरा उस तरफ रुझान था, लेकिन मुझे स्क्रीन पे लिखने का भी शौक है। मैंने यूएसए से आपका फिल्म का भी कोई जी हुआ जी था जी ना, उस बिल्कुल पर मैं आई थी उस बिल्कुल प्रोग्राम में। मैंने यूएसए से हाँ। स्क्रीन पे राइटिंग में ही स्पेशलाइजेशन की थी, उसमें A ग्रेड वगैरह भी लिया। सो वो आई थिंक काफ़ी दिन वहाँ पे मेरी फिल्म मन का मोड़ लगी भी रही थी। सो मैं अपनी पर्सनल जिंदगी के हवाले से काम करना चाहती थी जिसमें मेरी मम्मा की स्ट्रगल है। तो वो मन का मोड़ जो फिल्म बनी थी वो मम्मा की और मेरी स्टोरी थी। अच्छा, समथिंग जिस वजह से मैं इस बात को कोट करना चाह रही, समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग हैपेंड एट दैट टाइम। मैंने कास्टिंग भी करनी थी माँ बेटी की, क्योंकि स्टोरी थी और उसके अंदर आसिम बुखारी अंकल ने वो भी फिर आए, उन्होंने मुझे बचपन मेरे से साथ father का मेरी बिल्कुल- फैमिली के साथ तमिल के बिल्कुल फैमिली आसिम तमिल बुखारी वाले साहब ने फादर का रोल किया था, हालांकि वो नेगेटिव कैरेक्टर था। कहते बेटा मेरे पास अब मैं चाहती थी, राशिद महमूद अंकल भी हैं, उनकी शायद हाँ। डेट्स बिजी थी या कुछ इस तरह का सिलसिला था। कहते हैं कि मेरा हाँ, ऐसे बिल्कुल। नेगेटिव एक्सप्रेशन आता नहीं है, वो राशिद जरा ज्यादा बेहतर कर लेंगे। मतलब उन्होंने खुद ये बात की। अब मैं लेकिन अंकल मैं चाह रही हूँ कि अगर उनकी एक तो डेट्स का भी इशू है, अगर आपके साथ भी हो सिलसिला, अगर अल्लाह मियाँ ने लिखा है बनता है तो हम करते हैं। हाँ। और वो सर की बड़ी हिम्मत थी कि उन्होंने ट्रस्ट किया। खैर उसके अंदर वो बहुत अच्छी चीज़ एक बन के निकली, सर ने भी उस स्क्रीन पे काफ़ी अप्रिशिएट किया। इंटरेस्टिंग बात जो मुझे यहाँ पे ये याद आई कि मुझे बड़ा डिफ़िकल्टी हो रही थी जो मेरी मदर का कैरेक्टर प्ले करेंगी वो कौन, क्योंकि मम्मा को इनिशियली सिंगिंग से एक उनका तरन्नुम तो वैसे ही फेमस बहुत है खूबसूरत, और बहुत उनको एक्टिंग में भी समंदर ड्रामे में उन्होंने एक टाइम पे शॉट दिया था और घर से फिर इजाज़त नहीं मिली थी, एक तूफान मच गया। तो मैं अपनी शॉर्ट फिल्म में मम्मा को कास्ट करती थी। मेरी इस फिल्म में एक जनाजे का सीन था कि बेटी अपनी माँ के जनाजे को कंधा देती है और मैं नहीं चाहती थी कि वो मेरी अम्मी करें, लेकिन मेरी अम्मा ने मुझसे बहुत रिक्वेस्ट की कि मैं चाहती हूँ कि ये ना किरदार मैं करूँ, मुझे लगता है ये मेरे लिए बना है। मैंने कहा मुझे नहीं लगता, मेरे में ये हिम्मत नहीं है कि मैंने डायरेक्ट कर रहे होना है। उस वक्त मैं एक और फेज में होती हूँ। इतना वक्त गुजारा था माँ के साथ, कैसे होना। मैंने तो बाप के साथ वक्त ही नहीं गुजारा और मैं याद करके रोती हूँ। तो मेरी तो इब्तिदाई शादी की तब मजबूत बाएं आपको स्ट्रेंथ देती हैं और उन्होंने शायद मुझे तैयार करना था। मैं ये समझती हूँ शायद उन्होंने तैयार करना था। जब ये सारा स्क्रिप्ट ही लिखा जा रहा था तो मुझे पता नहीं क्यों मैं सोचती थी अब ऐसा क्यों होता है। मेरी माँ में ठीक है सारी जिंदगी किसी मुझे कोई आदमियों से इख्तलाफात नहीं है, लेकिन मसला ये कि जब इत्तेफाक ऐसा है कि मेरे फादर ने कभी अपना रोल पूरा किया ही नहीं, मेरी माँ ने किया है। मेरी माँ की ज़िंदगी में मुझे नहीं लगा कभी किसी बेटे की, उन्होंने कभी नहीं कहा मुझे कि मेरा बेटा नहीं है सिर्फ बेटी है। सब वक्त आता है कि जब मेरी माँ की आखिरी रसूमात हैं तो कभी कोई कहता है कि आपको कब्रिस्तान नहीं जाना चाहिए, कभी कोई कहता है आपको ये नहीं करना चाहिए। मैंने जिस फिल्म का आइडिया ही ये था कि वो बेटी अपनी माँ के जनाजे को कंधा देती है। ये जो बात थी कि कभी ये ख्याल आया, ये ख्याल हालांकि मैं ये भी एक कॉन्ट्रास्ट वाली बात है कि मैं सोच नहीं सकती थी कि मेरी अम्मी को कुछ हो, लेकिन उस वक्त ये स्क्रिप्ट ऐसा था, जिंदगी से इंस्पायर्ड था। तो अम्मी ने मुझसे बात की थी कि कभी जिंदगी में ऐसा हुआ ना तो मैं चाहूंगी कि मेरे जनाजे को या तो तुम्हारी औलाद हो, तुम्हारा कोई बेटा हो वो कंधा दे, या मेरी बेटी कंधा दे। और ये चीज़ मेरी रिसर्च, हालांकि वो फिक्शन थी स्टोरी लेकिन उसका पार्ट थी। उसके अंदर वो सीन मम्मा चाहती, अब इत्तेफाक ऐसा था मैंने 2-3 एक्ट्रेस से भी बात की। एंड टाइम पे शूटिंग की डेट्स हैं, 1 हफ्ते बाद ज्यूरी है, कैंसिल आउट कुछ नहीं हो सकता। वो अदाकारा ने मेरे ही एक क्लास फेलो की फिल्म में जाके काम किया और उसका भी मदर का रोल था। तो आई वाज लाइक आंटी अब आपने कर ली है तो अब ये किस तरीके से होगा। उन्होंने मुझसे खुद माजरत की। तो मम्मा ने कहा कि देखो कुछ चीज़ें अल्लाह मियाँ करवाते हैं, अब तुम्हें हिम्मत करनी है और कोई ऐसी बात नहीं है, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है। बहुत सारे अदाकार देते हैं इस तरह के शॉट्स, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। वो सीन खुदा जाने किस तरीके से उस वक्त
किस हिम्मत से शूट किया। कंधा दिया बिल्कुल, उसमें जो हीरोइन का किरदार अदा करी थी उसने कंधा दिया। और बहुत सारे लोग ये इतराज करते हैं कि अगर आपने वो सीन शूट ना किया होता तो शायद ऐसा ना होता। तो मेरा उनसे ये सवाल है, ये बातें नहीं करनी बिल्कुल चाहिए साथियों, मेरा देखिए उनसे ऐसी बातें ये नहीं। सवाल है हम्म। कि क्या जितने अदाकार इस किस्म का सीन करते हैं, क्या उनकी वक्ती तो उसी वक्त क्या उनकी डेथ हो जाती ऐसी है, कुछ बातें ऐसा नहीं होता है? करते। और उसके हम लोगों ने नहीं कितने- सोचा था कि हम दुनिया में इस तरीके से बैठे काम करेंगे, बिल्कुल, बात बिल्कुल। करेंगे अपने माँ बाप के लिए। और उसके बहुत अरसे बाद मम्मा ने और मैंने बहुत खूबसूरत टाइम जिंदगी के बहुत से लम्हात गुजारे। उन्होंने मुझे कामयाब होते हुए देखा, मेरी जॉब लगते हुए देखा, काफी आपको देखकर तो जीती थी कितनी वो। दफा वो अपनी बीमारियों से उभर के निकली है मेरे साथ। अब आके लेकिन जब उनकी डेथ हुई है तो मुझे उनसे इजाजत जो मिली हुई थी ना, मुझे वो याद थी। और मुझे था कि मुझे बहुत लोगों ने मना किया था उस वक्त कि आपने नहीं देना, आप अब लड़कियां बेटा बच्चे नहीं करते, आप पीछे हो जाओ, आप इमोशनल हो जाओ। नहीं, जब सारी जिंदगी में मैंने उनके सारे काम किए तो ये मेरा फर्ज भी है, ये मेरा हक भी है। मोहब्बत और भी मुझे- है, हक भी है। मैं क्यों उन नहीं है? जज्बातों को हम माँ को ढाल नहीं नहलाते सकती। थे, अपनी माँ को नहीं नहलाया बिल्कुल, हमने। उस वक्त मैंने अपनी माँ के जनाजे को कंधा भी दिया, उनको गुस्ल भी दिया, उनकी कब्र पे अपनी पहली वो जो मिट्टी भी हाथों से डाली। और मुझे इस बात का, मुझे कहीं ना कहीं मैं उनका चेहरा देखती था, बड़ा फख्र फील होता था कि मैं शायद, मुझे नहीं पता मैं जन्नती हूँ, मैं दोज़खी हूँ, मैं क्या हूँ, मेरा रब जानता है, लेकिन मैंने जिंदगी में कुछ तो सही किया होगा जो मुझे ये भी शर्फ हासिल नसीब हो हुआ। गया, ये तो नसीब हुआ। ये भी मुझे लगता है कि मेरी अम्मा की बहुत स्ट्रगल्स थी कि वो सारी चीजें हुई हैं। इससे ज्यादा बात करना भी मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। एंड पे एक छोटी सी इजाजत चाहूंगी जी, जी। अम्मा की मैं- शायरी के तरन्नुम से दो वही जो अशार। आपने पढ़ा था ना, जरा वही सुना दीजिएगा, वो बहुत खूबसूरत। उनकी अब एक दो है, ये मम्मा की है, लेकिन मैं क्योंकि गम के हवाले से बात है तो थोड़ा उनका वो गम तेरा इस तरह संभाला है, गम तेरा इस तरह संभाला है, चांद के गिर्द जैसे हाला है, गम तेरा इस तरह संभाला है, तेरी यादों से रोशनी लेकर, तेरी यादों से रोशनी लेकर, जिंदगी का बदन उजाला है, जिंदगी का बदन उजाला है। बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत खूब। बहुत शुक्रिया आपका ज़रका जी कि आपने मौका दिया कि मैं अपनी अम्मा के बारे में सारी हम तो बातें अपने कर माँ बाप सकूं। के लिए अब इकट्ठे होते रहेंगे और उनका नाम को जिंदा रखेंगे, क्योंकि इसका जो दर्द मैंने फील किया है शायद आप टीम इतना ना करें कि मेरे बाप ने अदब पर इतना काम किया, शोबिस के लिए इतना, उन्होंने इतने इंटरव्यूज़ लोगों के किए, और तो जो पुराने लोग मुझे बताते, मुझे तो मालूम नहीं था, लेकिन उनको कहीं ना कहीं उसके ऊपर ज़माने की गर्द छा गई। अब ये गर्द कभी रहेगी नहीं, क्योंकि ज़रका उनकी बेटी अदब में आ गई है और वो गर्द को ख़त्म करके रहेगी, अपने बाप को ज़िंदा ही रखेगी, अपने माँ और बाप को। मुझे याद, मैं हमेशा ये कहती, मैंने छोटे छोटे से अशार हम लोग कहते रहते हैं, मैंने कहा सलामत रहें ये बड़े, हम बच्चे हैं, यानी हम बच्चे हैं, सलामत रहें बड़े, हम बच्चे हैं। एक तो हम बच्चे रहते हैं कि जब हमारे बड़े सलामत रहते हैं, और दूसरा ये भी कि हम बचे रहते हैं। अब मैं ये साथ ये भी कहती हूँ, सलामत रहें ये बड़े, हम बच्चे हैं, चले गए बड़े, अब हम बड़े हैं, अब हम बड़े हैं, अब हम लोग भी वही काम करेंगे जो हमारे माँ बाप करते रहे हैं और करके इस दुनिया से चले गए हैं। मैं अपने 4 मिसरों के साथ जो मैंने पहली बार शायरी की और मुझे उस पर इनाम भी मिला, मैं उस वक्त 9 बरस की थी, पेरेंट्स टीचर मीटिंग में ये दर्द हुआ उभरा और मैंने अपनी कॉपी पर ये लिखा
मेरी माँ ने जब कहा कि बेटा हर वक्त ये सवाल मत क्या करो कि हम किसको पापा कहेंगे, हम किसको अब्बू कहेंगे, हम किसको डैडी कहेंगे, तुम्हारा बाप दुनिया से चला गया, उसने वापस नहीं आना। न जाने माँ के आवाज़ में वो क्या दर्द था कि मैं संभाल ना सकी, और मैंने उस पर लिखे 4 मिसरे, जिसे मैं ढूंढती थी दर बदर, वो भूल थी मेरी होगा इधर उधर, जा पहुँचा है उस नगर, हयात की जाती नहीं कोई डगर। साथियों, ये उस वक़्त की उम्र की 9 बरस की बच्ची की भी अपनी तख़य्युल था, जो उसने अपनी कापी पे ये 4 मिसरे लिखे, और मैं सो गई और मेरी माँ ने वो किताब में छपवा दी। बच्चों की दुनिया साल आता था और मुझे इनाम भी मिला। मैं आप सबकी बहुत मशकूर हूँ कि मेरे ये दिल की ख्वाहिश थी कि हम बच्चे अब अपने माँ बाप के नाम को मरने नहीं देंगे, क्योंकि मैं जानती हूँ ये दर्द मैं सह रही हूँ कि अदब की दुनिया में जो लोग बड़े जानते भी हैं वो उस नाम को बार बार नहीं लेते, वो फिर अपने खुद को ही आगे रखते हैं। हम अपने माँ बाप को मिटने नहीं देंगे, मरने नहीं देंगे। हम लोग उनके बारे में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करके जाएंगे, अल्लाह हमारा साथ देगा। ज़ीशान भाई आपका बहुत शुक्रिया, जवाहिर आपका बहुत शुक्रिया, उज़्मा जी आपका बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया। आप सब सलामत रहें। हमें ज़रूर फीडबैक दीजिएगा इन अदबी जुगनुओं के हवाले से, अदबी बच्चों के हवाले से, क्या हम अदबी हीरो के हवाले से कुछ कर पाए हैं या नहीं। अब आपका फीडबैक और आपकी कॉल्स हमें बताएंगी ZNG इंटरनेशनल यूट्यूब चैनल पर कि हमने क्या अपना फ़र्ज़ अंजाम देने की अदना सी जो कोशिश की, छोटे से जो कदम उठाए हैं वो ठीक हैं। हमें ज़रूर बताइएगा, अपनी दुआ में शामिल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, शाद रहें, आबाद रहें, हमारे साथ रहें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।